आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रमेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 8 बज रहे थे। मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। ठंड भी काफ़ी थी, जिस कारण रात के 8 बजे का माहौल ही काफ़ी रात का समझ आ रहा था। मैं और मेरे घर वाले बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन की रिंग बजते ही मैंने जब फ़ोन की ओर देखा तो उसमें मनोहर काका का कॉल आ रहा था। मनोहर काका का कॉल आता देख मैंने झट से फ़ोन रिसीव किया। मेरे कॉल रिसीव करते ही मनोहर काका ने कहा, बेटा तुम अगर फ्री हो तो जल्दी से गोदाम आ सकते हो, बहुत ज़रूरी काम है। इस पर मैंने मनोहर काका से कहा, हाँ काका मैं अभी आ रहा हूँ। जिसके बाद मैं घर वालों को बोलकर अपनी बाइक लेकर मनोहर काका के गोदाम की तरफ आगे बढ़ने लगा। दरअसल मैं काफ़ी सालों से मनोहर काका के गोदाम में काम किया करता हूँ। अब मनोहर काका मुझे अपने गोदाम की सारी जिम्मेदारी दे दी है, जिस कारण कुछ ज़रूरी काम पड़ने पर मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। खैर मनोहर काका का गोदाम मेरे घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था, तो मैं बाइक चलाकर मनोहर काका के गोदाम पर पहुंचा और उनसे कहा, क्या बात है काका, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस पर मनोहर काका ने कहा, वो बेटा अभी का भी अर्जेंट लालपुरा गांव में हमें 20 बोरी चावल देनी होगी, अर्जेंट है। साथ ही साथ आते वक्त लालपुरा गांव के ज़मींदार से 20 बोरी चावल के पैसे भी लाना है। इस काम के लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, तो तुम क्या जाओगे? मेरा जाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने मनोहर काका को वहाँ बोलने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाया। जिसके बाद मैंने मनोहर काका से कहा, काका मेरे साथ टेम्पो लेकर कौन जाएगा? तो ये पूछने पर मनोहर काका ने बताया कि मेरे साथ टेम्पो लेकर अजय जाने वाला है। जिसके बाद हमने फटाफट से 20 बोरी चावल और टेम्पो में लोड किया और लालपुरा गांव की तरफ निकल पड़े। हमें निकलते निकलते रात के 10 बज गए थे। लालपुरा गांव हमारे गांव से लगभग 3 घंटे की दूरी पर था, तो हमें चावल देकर आते आते सुबह हो जाएगी। खैर बाहर ठंड इतना फैला था कि हमें पूरे रास्ते पर हमारे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई आदमी। पूरे रास्ते पर फैला था तो सिर्फ घना अंधेरा और कोहरा, जिस कारण रात के 10 बजे का माहौल आधी रात की तरह मालूम पड़ रहा था। ऊपर से कोहरे पर पड़ रही हमारी हेडलाइट की रोशनी सफ़ेद बर्फ के समान मालूम पड़ रही थी। रास्ता पूरी तरह से सुनसान होने के कारण अजय भी टेम्पो को थोड़ा दबाकर ही चला रहा था। करीब आधा घंटा टेम्पो चलाने के बाद अजय ने टेम्पो को हाईवे से अलग एक सुनसान रास्ते पर ले लिया। मैं पहली बार लालपुरा गांव जा रहा था, तो मुझे रास्ते का कुछ भी पता नहीं था। अजय से पूछने पर पता चला कि यही रास्ता लालपुरा गांव जाता है, तो मैं चुपचाप दुबक कर अपनी सीट पर बैठा रहा। वो रास्ता जिस पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे वो पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ ही साथ रास्ते के दोनों किनारे घने जंगल और लंबे लंबे पेड़ होने के कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते तक सही से पहुंच नहीं पा रही थी। अभी हम उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक हमारी टेम्पो की हेडलाइट ब्लिंक करने लगी। टेम्पो के हेडलाइट को ब्लिंक करता देख हम दोनों एकदम से चौंक गए कि आखिर हमारे टेम्पो को ये हुआ तो हुआ क्या। लाइट इस तरह से ब्लिंक क्यों कर रही है कि मानो अभी बंद ही पड़ जाएगी। और वैसा ही हुआ। 2-3 बार ब्लिंक करने के बाद लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। लाइट के बंद होते ही हम काफ़ी अच्छी तरह से चल रही हमारी टेम्पो भी अचानक से रुक गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। टेम्पो के रुकते ही मैंने अजय से कहा, यार अजय ये सब क्या हो रहा है? मगर अजय का चेहरा देखकर मैं साफ साफ समझ पा रहा था कि अजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है
कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मगर अजय के चेहरे पर मुझे डर साफ दिख रहा था। जिसके बाद मैं टेम्पो का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मेरे बाहर निकलते ही अजय भी मेरे साथ साथ बाहर निकला, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। वो रास्ता इतना सुनसान था कि दूर दूर तक ना तो हमारे अलावा उस रास्ते पर कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई लोग जिससे हम मदद मांग सकें। इस पर मैंने अजय से कहा, अजय तू एक काम कर, टेम्पो के पास ही खड़े होकर निगरानी कर, मैं आगे जाकर कोई मदद देख कर आता हूँ, अगर मिले तो लेकर आऊँगा। इतना बोलकर मैंने टॉर्च निकाला और आगे मदद लाने के लिए चलता बना। काफ़ी अच्छी तरह से चल रही हमारी टेम्पो भी अचानक रुक गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। यही सब सोचते सोचते मैं चलता रहा। मैं अब काफ़ी दूर आ गया था, मगर अब भी मुझे पूरे रास्ते पर घने अंधेरे और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। मगर जैसे ही मैं और 2-3 कदम आगे बढ़ा कि तभी मुझे जंगल के बीच आग जलती हुई दिखी। उसको देखकर मैं समझ गया कि ज़रूर वहाँ कोई आदमी होगा जो ठंड में आग जलाकर बैठा होगा। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आग की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर चलते चलते जैसे ही मैं उस आग के पास पहुँचा तो वहाँ बहुत से लोग एकदम से आ गए। मैं चौंक गया, क्योंकि जैसे ही मैं आग के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा तांत्रिक आग के पास बैठा हुआ है और उस तांत्रिक के इधर उधर 4 कंकाल घूम रहे हैं। एक साथ इतने सारे भूतों को देखकर मैं एकदम से कांपने लगा और कांपते कांपते मेरी चीख निकल गई। पर मेरे चीखते ही सभी भूत मेरी ओर बढ़ने लगे। सभी भूतों को मेरी ओर आता देख मैं एकदम से भागने की कोशिश करने लगा, मगर अचानक मेरे पैर मिट्टी में धंस गए। मैं समझ गया था कि उस तांत्रिक के काले जादू ने मुझे जकड़ लिया है और अब मैं मरने वाला हूँ कि तभी 4 कंकाल एकदम से आकर मेरे पास खड़े हो गए और उनमें से एक ने मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला सा दिखने लगा कि तभी वहाँ अजय और 2-4 लोग आ गए। उनको आता देख तांत्रिक समेत 4 कंकाल हवा में धुआं हो गए और इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। बाद में उन लोगों से पूछने पर पता चला कि जो तांत्रिक काला जादू किया करता था और भूत प्रेतों की पूजा किया करता था, मगर एक दिन अचानक उस तांत्रिक ने खुद की बलि चढ़ा डाली। तब से वो और भी शक्तिशाली हो गया। अगर हम नहीं आते तो आज मैं मारा जाता। जिसके बाद हमारी टेम्पो भी चालू हो गई और टेम्पो के चालू होते ही हमें समझने में ये समय नहीं लगा कि टेम्पो का बंद होना भी तांत्रिक की ही काली जादू थी और हम जल्दी से उस रास्ते से बाहर निकल गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।